This conference we will now started be our virtual recorded. machine only, right? ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन पे थे हम लोग। यस, ये सभी पॉइंट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये लास्ट पेज है हमारा। इनबाउंड मंजीत, आउटबाउंड के बारे में बात। आपने स्टोरेज में जो ड्राइव मैप करवाई थी ना एज़्योर हाँ, की, उसमें हाँ, तो आप वीएम से तो हो रही थी आपकी, लेकिन जो हमारा हाँ, लोकल मशीन है उसमें नहीं हो रही थी। मैंने नहीं हो करी रही थी, थी। मेरी हो गई थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा ओएस है? विंडो 10 है। सेम कमांड से हो गई थी। कमांड से मतलब वैसे जो लिंक था ना उसको हमने फॉरवर्ड स्लैश से बैक स्लैश किया था, याद हो नहीं, वो तो तो। हाँ, वो तो फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उससे की तो हो गई, ड्राइव मैप हो गई थी मेरी। यूजर नेम पासवर्ड मांगा, मैंने डाला और हाँ, पासवर्ड यूजर नेम और ड्राइव मैप हो गई। बेस मशीन से, जो आप लोकल मशीन लैपटॉप हाँ यूज कर रहे हैं हाँ, उससे। जो मैं, हाँ हाँ, उससे हो गई थी। वीएम से नहीं की मैंने, लोकल मशीन से हो गई थी। ग्रेट। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने ना थोड़ा सा चेंजेस किया है अपने इसमें स्टोरेज पार्ट में। अगर आपकी हम्म, विंडोज अपडेटेड है, ठीक है, और कोई हम्म, भी इश्यूज नहीं है रिलेटेड टू द नेटवर्क, तो चांसेस है कि हो जाएंगे। बट हाँ, एज़्योर सजेस्ट करता है कि जब भी आप ऑन प्रेमाइसेस से जोड़ें, स्पेशली मैप नेटवर्क ड्राइव को, तो आपको वीपीएन लगाना है सिक्योरिटी रीजन से। लेकिन आप स्लो किसी थी प्रोडक्ट, हाँ, नहीं नहीं, उसमें स्लो कौन, लेटेंसी तो आएगी ना, लेटेंसी तो आएगी। हम्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम सजेस्ट करते हैं मैप ड्राइव के लिए ना, तो पहले उसको वीपीएन सजेस्ट करेंगे, फिर मैप ड्राइव सजेस्ट करेंगे। अगर कंपनी कहती है नहीं मुझे ऑन प्रेमाइसेस पे लगाना है, तो आप उसको गाइड करिए कंपनी को, या अपनी टीम को बोलिए कि पहले आप वीपीएन लगाइए, ताकि आपकी सिक्योरिटी रहे और लेटेंसी को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। क्लियर? यस। चलो सही है, प्रैक्टिकल एटलीस्ट परफॉर्म कर रहे हो सब लोग। व्हाट अबाउट अदर, कितने लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया? क्योंकि अपने पास अच्छा खासा टाइम रहता है पूरे हफ्ते का, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। अभी वही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मंजीत, में जो आप जैसे क्लास में जो आपने बताया एग्जैक्टली हाँ, वही, जैसे स्टेप फॉलो कर रहे हो सीक्वेंस में, उस सेम सीक्वेंस में प्रैक्टिकल हो रहा है और कोई एरर नहीं आई अब तक। अगर आप केवल इसी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितनी भी आगे हाँ क्लासेस हाँ, होती हैं, अगर आप केवल इसी को फॉलो कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप 10 लोगों के सामने, 10 इंजीनियर के सामने हर एक इंफॉर्मेशन की को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम्म, वी हैव अ ह्यूज प्रैक्टिकल, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है अपने पास। अगर आप सब कुछ कलेक्ट करके रखोगे ना, तो एंड ऑफ द डे आपके पास अच्छा खासा मटेरियल बन जाएगा, और किसी को भी बोल सकते हो भाई, एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ भी पूछ लो आप, इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहो। आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एटलीस्ट जो हम बता रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एटलीस्ट स्टार्टिंग तो किया है, दैट्स रियली गुड। जी। सर व्हाट मेरा अबाउट एक द, डाउट था। अतुल प्लीज। हाँ, एक बार ही आप स्क्रीन शेयर बंद करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ सर? मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, 2 मिनट दो। हाँ चलो, आप प्रेजेंटर हो, शेयर करो। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। कि इससे मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमने लास्ट टाइम जो करा था वो मैप ड्राइव से ऐड करा था, हम्म, शेयर फाइल शेयर जो हमने बनाया था वो मैप ड्राइव ऐड करके यहाँ से मैंने मैप कर दिया। जी, तो ये हो भी गया, और मैंने डाटा अपलोड करके भी देखा तो वो पोर्टल में भी अपडेट हो गया। दिख रहा है, राइट, ठीक है। ठीक है। बट इसे एक मिनट, बट इसे मैं पावर शेल से कर रहा हूँ ना अभी। मैं अगर इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, हम्म, ठीक है, अब मैं इसे पावर शेल से कर रहा हूँ, तो ये मैंने कमांड सारी कॉपी कर ली है नोटपैड में। हम्म, तो हम्म। इसमें कमांड रन करने से पहले कुछ चेंजेस करने हैं क्या इस कमांड में? ये पूरी की पूरी कमांड एज इट इज नहीं चल पाएगी, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें क्या हम्म, मॉडिफाई करना है मतलब? मॉडिफाई इसमें आप पोर्ट नंबर 445 लगाएंगे, जो आपके ऑन प्रोमाइसेस या फिर वर्चुअल मशीन के पावर सेल को अप्रूव करेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इनबाउंड। आप एक एक कमांड स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, जो कनेक्ट है ना, कनेक्ट टू समथिंग करके,
उसके जरिए। पहली मतलब कमांड जैसे आपके पास कि कनेक्ट टू टेस्ट रिजल्ट समथिंग करके दिख रहा है, वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे मैं अगर इसमें एनएफसी इसमें मुझे इनबाउंड पोर्ट ऐड करना पड़ेगा पहले। 445। और ठीक सर है, जी यहाँ पे एक 445। क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। वीएम जब हम वीएम बनाते हैं, वीएम बनाते समय अगर जो हम चारों पोर्ट इनेबल कर दें तो फिर यहाँ पे ऐड इन बाउंड रूल नहीं सेट करना पड़ेगा ना, ऐड इन बाउंड सिक्योरिटी रूल। वीएम बिल्कुल वीएम बनाते समय ही हम सारे पोर्ट को सेलेक्ट करके वीएम बनाए तो यहाँ पे फिर नहीं करना पड़ेगा, राइट? बाद में एडिटिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यस, ठीक। इसमें मैं 445 ऐसे मैन्युअली डाल सकता हूँ ना? हाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप उसको उठा करके डायरेक्टली मैप कर सकते हैं, डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने 445 कर दिया, इसमें एनी कर दिया पोर्ट और अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये 445 मेरा अलाउ हो गया। ठीक है, अब मैं वीएम पे आ जाता हूँ और वीएम पे आने के बाद इसमें मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? नहीं वीएम में कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार बैक आ जाओ अपने फाइल शेयर पे। फाइल शेयर में जो भी फाइल शेयर बनाया हो उसको ओपन कर लो। ये ड्रैग क्यों नहीं हो रहा वो मीटिंग वाला? वो आपको केवल दिख रहा है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हाँ, उसको ओपन करो ना, इसको ओपन करो। ठीक है। फाइल शेयर पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, ड्राइव लेटर सेलेक्ट करो। ठीक है, ड्राइव लेटर में रेडी रहने देता हूँ। शो स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट कॉपी कर लो इसको पूरा। कॉपी कर लिया। अब वीएम पे आ जाओ। वीएम पे आ जाओ, पार्सल पेस्ट कर दूं? पेस्ट। हाँ unable to reach the Azure storage via 445 is not blocking 44। मतलब ये ब्लॉक की वजह से ही नहीं हो रहा ना, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पोर्ट जब हम ऐड करते हैं ना तो हमें कम से कम 1 से 2 मिनट का वेट करना होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वेट करेंगे कमांड और में तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना सर? ये नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है। एज्योर ने ये काम कमांड एस्टैब्लिश किए, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी आपने सीएमडी ठीक है, के थ्रू देख ही लिया था। हाँ सीएमडी के थ्रू तो यहाँ से कर सकते हैं, हाँ ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी करके। हम्म। ठीक है सर। चलें आगे स्क्रीन बढ़ सकते हैं हम शेयर, लोग। हाँ आप कर सकते हैं सर अपनी स्क्रीन शेयर।
एनी अदर क्वेश्चन गाइस, किसी और का जिन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे थे। सर वर्चुअल एक मशीन क्वेश्चन है जी। सर, वीएम बनाते समय हम जो इमेज लेते हैं तो उसमें हमको ऑलवेज विंडोज सर्वर ही लेना है कि हम ओएस भी ले सकते हैं, विंडोज ओएस भी ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको थोड़ा सा लिमिट बता देता हूँ कि अगर आप फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वीएम नहीं क्रिएट होगी। एज्योर के केस में, ठीक है, स्पेशली जब हम बात करते हैं फ्री ट्रायल अकाउंट की, ठीक है, तो फ्री ट्रायल के केस में इन्होंने कुछ लिमिट रख रखी है। वीएम की आप कितने वीएम तैयार कर सकते हैं? 3 वर्चुअल मशीन, आपको 3 पब्लिक आईपी एड्रेस मिलती है, आपको 3 एनआईसी मिलती है। इससे ज्यादा आप क्रिएट करेंगे तो एरर आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप कोई सा भी ओएस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप विंडोज बनाना चाहते हैं, लिनक्स बनाना चाहते हैं, उबंटू क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, बट सर रियल टाइम इन्वायरमेंट में हम विंडोज सर्वर ही लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है विंडोज सर्वर स्टैब्लिश करती है, तो विंडोज सर्वर ही कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि हार्डवेयर से हम बच जाए, हार्डवेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े। एजर अपनी तरफ से हार्डवेयर को मेंटेन करे, हमारी जिम्मेदारी रहेगी उस विंडोज सर्वर के ऊपर जो भी सर्विस है उसको कंट्रोल करें या मैनेज करें, ठीक है। ओके, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, लाइक ओएस और विंडोज सर्वर में? कौन से ओएस की बात कर रहे हैं? विंडोज 11, विंडोज नो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। विंडोज सर्वर जो ओएस होता है ना, और जो विंडोज के क्लाइंट ओएस है, क्लाइंट ओएस में कई सारे आते हैं जो हम मोस्टली घर के यूज के लिए करते हैं, जैसे विंडोज 7 से स्टार्ट करते हैं, 8 भी है, 10 भी है, और अभी लेटेस्ट में 11 भी आ गया। ये सभी कंसीडर किए जाते हैं एज ए क्लाइंट, इनको क्लाइंट ओएस बोला जाता है। और जो सर्वर है 12 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया या 22 हो गया, इनको सर्वर ओएस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल सर्वर की मदद से आप इनको कंट्रोल करते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वर जरूर लगाएगी और जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे उन एम्प्लॉयज को क्या करेगी, विंडोज 10 की मशीनें दे रखेंगे या विंडोज 11 की मशीनें प्रोवाइड कर रखेंगे ताकि उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से सर्वर अलग और क्लाइंट अलग। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम में हमने आपको गाइड किया था कि इनबाउंड और आउटबाउंड एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको वर्चुअल फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है। इनबाउंड हो गया और आउटबाउंड हो गया। इनबाउंड जो सर्विसेज को बाहर की तरफ भेजने का काम करे, आउटबाउंड मतलब बाहर की सर्विस को एक्सेप्ट करने का काम करे। 65,535 पोर्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इन सभी पोर्ट्स की अपनी एक वैल्यू होती है। HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट, ये सभी हमारे लॉजिकल पोर्ट में काउंट किए जाते हैं, प्रोटोकॉल काउंट किए जाते हैं। इनकी मदद से आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट करना, फाइल सर्वर बनाना या फिर टेलनेट के जरिए डेटा का ट्रांजैक्शन करना। अगर आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा इन प्रोटोकॉल के लिए इनसे रिलेटेड जो पोर्ट नंबर है, इसका 80 हो गया, इसकी 443 की बात कर लेते हैं, इसका 21 हो गया और ये 23 होगा। ये आप अपने पोर्ट को इनबाउंड और आउटबाउंड में कॉन्फ़िगर करेंगे, तभी ये सर्विसेज आप इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मशीन के अंदर जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस वर्चुअल मशीन के अंदर का
स्टोरेज मैनेज कर पाए आप। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं मैनेज स्टोरेज इन आवर वर्चुअल मशीन। एक वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हैं, कोई सी भी हो, विंडोज का सर्वर हो या विंडोज का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स मशीन हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने पर आपने क्या करना है, उसके अंदर का हार्ड डिस्क जो भी है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं सर्वर 2016। सेम ही प्रोसीजर यूज करना है, यूजर आईडी, पासवर्ड, कॉन्फ़िगरेशन, ये जो बेसिक स्टेप होते हैं वो सभी हम यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। और 3389 अभी एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ आरडीबी से मतलब है। इसको कर देते हैं प्रोसीड क्रिएट करने के लिए। रिव्यू वैलिडेशन पे है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। चलिए मीनवाइल मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि वर्चुअल मशीन की स्टोरेज में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला, ऐड न्यू डिस्क कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रीसाइज डिस्क, उस हार्ड डिस्क को कैसे रीसाइज किया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा, स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट एक एक स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप है जो स्टोरेज में काम आते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस, जैसे ही रेडी होता है हम ये टास्क आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ऑफ VM। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो आपको 2 हार्ड डिस्क मिलते हैं, एक डिस्क 0 और दूसरा डिस्क 1। डिस्क 0 हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव जो OS को कंटेन करके रखता है। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है और आपका विंडोज का क्लाइंट मशीन भी हो सकता है। दूसरी टेम्परेरी, दूसरी जो डिस्क है उसको हम टेम्परेरी डिस्क बोलते हैं। एज्यूर कभी नहीं कहता कि आप इसमें अपना डेटा रखें, क्योंकि ये क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है जिसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। जो भी इसमें डेटा रहेगा, अगर आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हुई तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये तब तक एक्टिवेट रहती है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। मशीन ऑफ किया, सभी डेटा इसका ब्लैंक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पीड को मेंटेन करने के लिए वर्चुअल मेमोरी की हार्ड डिस्क अलग से लगा दी इन्होंने कि एटलीस्ट जो कस्टमर है हमारे उनको अच्छी खासी स्पीड मिल सके। चलिए देखते हैं, इंस्टेंस हमारा रेडी हो चुका है। फटाफट कनेक्ट कराते हैं RDP और इसमें हार्ड डिस्क को मैनेज करते हैं। कनेक्ट। डायरेक्ट हम ओपन करेंगे अभी डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। विंडो +R, टाइप डिस्क mgmt.msc,
इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये रीडायरेक्ट कर दिया हमें किस पेज पे, डिस्क मैनेजमेंट पे। 127 गिग की हार्ड डिस्क है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क बोला जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज है जो पेज फाइल के लिए यानी कैश मेमोरी के लिए है। एज्योर कभी नहीं कहता कि इसमें आप अपना पर्सनल डेटा रखिए, क्योंकि अगर इसमें डेटा रखते हैं और मशीन रीस्टार्ट होती है या स्टॉप होती है थोड़े समय के लिए तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एज्योर कहता है कि अगर आपको पर्सनल डेटा रखना है और स्पेस कम है सी ड्राइव में तो आप नई हार्ड डिस्क अटैच करिए, उसमें आप कोई सा भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे हार्ड डिस्क में डेटा ऐड किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, लास्ट टाइम हमने आपको नेटवर्किंग गाइड की थी। अब डिस्क पे जाएंगे, डिस्क 127 जीबी की अवेलेबल है। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट हार्ड ड्राइव एंड अटैच। अटैच एंड एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, तो अपने पास कोई एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है नहीं, क्रिएट एंड अटैच पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा डिस्क। हाउ मच, हम यहाँ पे इसको 15 जीबी दे देते हैं, अभी 15 गिग का स्पेस देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हार्ड डिस्क आप सेव हो गई, आप देखिए तुरंत के तुरंत आपको एज्योर पोर्टल पे जो वीएम क्रिएट की थी उसमें मिल गई। राइट क्लिक करो, इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो और इसका पार्टीशन बना लो। अब इसमें कोई भी डेटा रखो, ये डेटा लॉस नहीं होने वाला क्योंकि ये एडिशनल हार्ड डिस्क एफ ड्राइव अपने बना ली। इसको किए ओपन, यहाँ पे फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, लोकल डेटा, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, फोल्डर हमारा तैयार है। दिस इज टेस्ट फाइल फॉर एज्योर डिस्क, इसको हम सेव करेंगे। दैट्स इट। अब इसमें एजेंडे के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि कैसे हार्ड डिस्क जोड़ी जाती है। अब क्लाइंट कह रहा है कि आपने जो 15 जीबी की हार्ड डिस्क दे रखी थी वो पूरी की पूरी स्पेस कंज्यूम हो चुकी है, मीन्स आपने 15 जीबी पूरा डेटा को अपलोड कर दिया। अब आपको इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, मीन्स आप इसको 20 जीबी बनाना चाहते हैं, 5 जीबी और हार्ड डिस्क अटैच करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको कहते हैं रीसाइज द हार्ड ड्राइव। जब भी आप रीसाइज करते हैं हार्ड डिस्क को ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद डिस्क पे क्लिक करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क आपने ऐड कर रखी है इसको आप करेंगे डी अटैच। यहाँ से आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बस ये क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। पेज को सेव करिए, डेटा लॉस नहीं होगा बट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पेज को सेव करने के बाद आप देखोगे हार्ड डिस्क जा चुकी है यहाँ से, बट डेटा डिलीट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को बढ़ाना है बिना डेटा लॉस किए। अब आप आ जाएंगे सर्च बटन पे और यहाँ पे टाइप कर दीजिए डिस्क। डिस्क का आइकन ओपन करिए, एक्स्ट्रा डिस्क यही तैयार की थी हमने, ओपन करा लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज एंड परफॉर्मेंस, 15 जीबी का स्पेस था, इसको हम कर देते हैं 20 जीबी। परफॉर्मेंस टीयर में डिफॉल्ट रखेंगे, रीसाइज।
सक्सेसफुली अपडेटेड। अगेन वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे आओ। वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद डिस्क, जो हार्ड डिस्क आपने स्पेस बढ़ाया था उसको आप क्या करेंगे, अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क। सेलेक्ट करिए, आपकी डिस्क यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, एक्स्ट्रा डिस्क। एंड सेव इट। अपडेटेड। अब देखिए यहाँ पे 15 GB पहले से थी, 5 GB आपने और ऐड किया क्योंकि आपने टोटल 20 किया था। राइट क्लिक करो अगेन और यहाँ पे कर देंगे एक्सटेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। 20 GB हो गई। अब आप इसको ओपन करिए। डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पेस आपका बढ़ चुका है। इसको कहते हैं हम रीसाइजिंग द डिस्क। एनी क्वेश्चन गाइस? मंजीत, जो सर हमारी लोकल मशीन होती है, ये तो हम्म, एज्योर से आपने किया है। जो अभी जैसे मैं अपने पीसी की बात करूं तो ये चीज उसमें भी हो पाएगी? लोकल में हार्ड डिस्क जोड़ना है कहाँ से, एज्योर से? उसमें जैसे इसमें आपने ये पार्टीशन किया ना, तो ये जो हम्म, साइज जो आपने रीसाइज किया, तो ये एज्योर से लिया ना साइज आपने, ये मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस था, बिल्कुल। तो ये फिर हमारी मशीन में तो ऐसे हो नहीं पाएगा। वो तो फिर सी ड्राइव या डी ड्राइव में से पार्टीशन होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्क है। और दूसरी चीज, जो टेम्पररी आप बता रहे हैं डिस्क होती है एक, हम्म, तो क्या ये हमारी लोकल मशीन में भी होती है? नहीं 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 नहीं, एज्योर की फैसिलिटी है। अच्छा, एक बार आप इसमें जैसे माई पीसी पे जाएंगे ना, तो हम्म, वहां पे भी दिखा रहा होगा, एक बार आप उसमें जाके देखें एक बार। माई हाँ कंप्यूटर में हाँ हाँ, माई ठीक है, कंप्यूटर में। अवेलेबल। अच्छा, ये एफ ड्राइव जो है, ये हमने ऐड करी है अभी। एग्जैक्टली। और जो डिस्क और इसी में ही हमने ये पहले 15 GB थी, अब 20 GB हो गई है, करेक्ट? ये एग्जैक्टली। था ना? और ये डी ड्राइव पहले से थी? डी ड्राइव आपके टेम्परेरी वाली है। टेम्परेरी ओ स्टोरेज है ना। अच्छा। अच्छा, जो टेम्पररी है वो डी ड्राइव है इसमें, ओके। हाँ जी, लेकिन उसमें टेम्पररी लिखा हुआ नहीं आ रहा है ये। और वहाँ जो डिस्क लिखा हुआ मैनेजमेंट है आपने, ना, बिल्कुल लिखा ऊपर हुआ लिखा आ हुआ रहा है, है। टेम्परेरी स्टोरेज डी। नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहा, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? हाँ पे इसी में, लिखा इसी तो पेज में। है, ये ऊपर लिखा ये तो है यार अच्छा, टेम्परेरी स्टोरेज डी। ये ओके, एफ ड्राइव अभी 20 GB की जो जोड़ी। ठीक है ठीक है। ये हमारी मशीन में नहीं लिखा हुआ था ना ऐसे इसमें। आप बेस मशीन में देख रहे हो ना, बेस मशीन में टेम्परेरी का काम क्या है, सिर्फ एज्योर वीएम में दिखेगी। GUI, ये एज्योर। तो जैसे आपने डिस्क मैनेजमेंट में आके स्पेस इंक्रीज किया, यहाँ से नहीं हो सकता? जैसे अभी माई कंप्यूटर में गए, यहाँ से अगर हम डिस्क साइज को मैनेज कर पाए। पॉसिबल ही नहीं ना, यहाँ पे तो वही चीजें दिखाई पड़ती हैं जो डिस्क मैनेजमेंट में हमने चेंजेस किए हैं। हाँ वो तो यहाँ पे वही चीजें मिलेगी, अगर वहां से डिलीट करेंगे डिस्क मैनेजमेंट से यहाँ गायब हो जाएगा। ओके, माई कंप्यूटर केवल यूजर के इंटरफेस के लिए है, और डिस्क मैनेजमेंट जो इस मशीन को संभाल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है मेंटेन की, उसको मिलेगा। ठीक है। चलो, दो स्टेप हो एज्योर। गए, दो। हाँ जी बोलो। एज्योर पे तो सर हम कोई भी मशीन बनाएंगे, विंडो या फिर सर्वर, उन पे सभी पे ऐड कर सकते हैं ना हम ये हार्ड ड्राइव, कभी और भी, इसमें जो,
हाँ, और जो टेम्परेरी स्टोरेज वाला है वो विंडोज मशीन पे भी होगा और सर्वर दोनों पे, या वो तो सभी जो भी हम मशीन बनाएंगे लाइनक्स की हो चाहे वो उबुंटू हो सभी में होगा? बिल्कुल, हर एक मशीन के ऊपर टेम्परेरी स्टोरेज जोड़ा जाता है ताकि आपकी मशीन की जो डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड है, जो टास्क है ना, वो फास्ट बनाया जा सके। ठीक है। अच्छा चलिए सर, सर। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। इसमें एक तो जो आपने रिसाइज डिस्क करा, ठीक है, उसे हम मैक्सिमम हाँ, कितना कर सकते हैं? 127 जीबी? रिसाइज डिस्क मतलब आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितना हार्ड डिस्क बढ़ाया जा सकता है ना? वो तो हाँ। आई थिंक पेज यूगो मॉडल पे होगा हमारा मशीन, तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। कोटा रहता है एक्चुअली इनका, और कोटा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पहले तो 16 टीबी थी, अब देखते हैं कितनी हो गई। मैक्सिमम कैपेसिटी अब कर दी है इन्होंने 32 टीबी। 32 टीबी मतलब ये डिपेंड करता है कि जो मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ उसमें जो साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब B2 है, B1 है? ये हाँ बिल्कुल, ये आपके उस वर्चुअल मशीन के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर रहे हो। ओके। और कितनी मैं कर सकता हूँ? जैसे मैंने अभी एक ऐड करी है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक के अलावा एक और डिस्क ऐड कर दूं मैं, तो टोटल हम्म, में ये मतलब जितना साइज में मेंशन होगा उतना मैं कर सकता हूँ? जैसे डाटा बिल्कुल। डिस्क 4 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 8 आ रहा है, हम्म। तो अगर किसी में 2 लिखा हुआ है डाटा डिस्क तो मैं सिर्फ 2 ऐड कर सकता हूँ? नहीं इसका नहीं मतलब नहीं ये है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एज्योर कभी आपको मना नहीं करेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज्योर तो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड डिस्क जोड़ो, उसे तो पेमेंट मिलेगी। अच्छा, तो मतलब वो साइज पे आप डिपेंड नहीं करता? आप 32 टीबी की 50 हार्ड डिस्क जोड़ दो, एज्योर मना नहीं करेगा। लेकिन उस ओके 32 टीबी मल्टीप्लाई बाय 50 उतना चार्जेस वो आपके अकाउंट में अपलोड कर देगा, सिंपल से। ओके ओके। यही कॉन्सेप्ट है पे और एज यू का, गो का। हम्म, जितना पेमेंट उतनी सर्विस। ठीक है, बट साइज वही कर सकता हूँ मैं जितना उसमें कैपेसिटी होगा उसका? ये डिफॉल्ट है, अभी हमने बताया कि फाइनल नहीं है, ये डिफॉल्ट है। एज्योर ने हम्म, कॉम्प्लीमेंट पहले ये, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं, 2017 के पोर्टल पे आपको केवल 2 टीबी का मैक्सिमम स्पेस मिलता था। 2018 हम्म, में 6 टीबी का, 2022 तक 16 टीबी का था। अभी इन्होंने रिसेंटली लगभग 4 या 5 महीने पहले 32 टीबी तक का ऑप्शन दे दिया। हम्म, एंड मंजीत, जो टोटल साइज बाय डिफॉल्ट एज्योर देता है हमें, जो कॉम्प्लीमेंट देता है, और हाँ लेट्स से कि वो 32 टीबी दे रहा है अभी हमें, और जो डिस्क हाँ में टेम्पररी दिखा रहा था वो उससे हाँ। अलग है या उसी के अंदर का होता है, 32 के अंदर वो ही? तो अलग, नहीं मेरे टेम्परेरी भाई, तो अलग। 32 टीबी तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ तक बढ़ा सकते हो, खरीद सकते हो। इसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है। हार्ड डिस्क है, मशीन मशीन है। आप आपके पास मशीन, वर्चुअल मशीन नहीं है ना, तभी बोलेगा कि आप हार्ड डिस्क खरीद लो। जब मशीन खरीदना लगा देना, और उसी दिन से आपको चार्जेस देना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे पास केवल 3,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने प्लान किया कि मैं कंप्यूटर असेंबल करूंगा, 3,000 मेरे पास है, मैंने उठा के हार्ड डिस्क खरीद ली एक 1 टीबी की। मशीन का आता पता नहीं है, 3,000 तो हमारे वेस्ट हो गए ना, और हमें हार्ड डिस्क मिल गई। फिर पैसा आएगा, मैं कीबोर्ड खरीदूंगा, फिर माउस खरीदूंगा, फिर मॉनिटर खरीदूंगा। तो जब मशीन हमारी पूरी रेडी होगी तो हम अपनी हार्ड डिस्क लगा देंगे। इसी तरीके से एज्योर ने शॉप लगा रखी है अपनी, हार्ड डिस्क खरीद लो, निक कार्ड खरीद लो, पब्लिक आईपी खरीद लो, असेंबल करके मस्त कंप्यूटर बना लो आप। गॉट इट माय पॉइंट? इसका आपकी वीएम से कोई लेना देना नहीं है, इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये तो जिस जैसे दिन से हम हम एक्सटर्नल डिस्क खरीदते हैं, मतलब ये वही चीज होगी कि जो हमारा आप एक एक्सटर्नल, लैपटॉप है ना, हम्म वो तो जो हम्म, बाय डिफॉल्ट उसमें होगा सो होगा। अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की जी जरूरत है, मैंने एक एक्स्ट्रा बाहर से एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले ली, खरीद ली। तो ये भी बिल्कुल कुछ वैसे ही है। बिल्कुल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलिए आप इसको। तो सर ये जिस दिन से अगर हमने इस पे डिस्क क्रिएट कर दिया तो चार्जेस कब से लगेगा? जिस दिन से हम डिस्क वो क्रिएट कर रहे हैं या फिर जिस दिन से हम अपने वीएम में अटैच कर रहे हैं? नहीं भाई, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये आपका स्टोरेज नहीं है। ये हार्ड डिस्क और स्टोरेज में गैप समझो आप। स्टोरेज में हमने आपको बताया था कि जब आप डेटा अपलोड करोगे तभी चार्ज देना पड़ेगा, करेक्ट।
जी हार्ड डिस्क में आपने 32 टीबी एजूर को बोल दिया, आज से मेरे लिए ये 32 टीबी हो गई। आप डेटा रखो ना रखो, वर्चुअल मशीन में ऐड करो ना करो, पेमेंट आपकी डे 1 से, जिस दिन आप क्रिएट करेंगे उसी दिन से पेमेंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। ओके इसको स्टोरेज अलग अलग चीजें हो गई, मैं थोड़ा इसमें भी बहुत कंफ्यूज। एजूर ने तो बोल दिया कि मैंने 32 टीबी आपको दे दिया, आप उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, मुझे चार्जेस चाहिए बस। इज इट करेक्ट? ओके चलो ये भी कंफ्यूजन दूर हुआ। ये छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में रखनी है। कल की डेट में पूरी टीम के सामने जब आप डिस्क्राइब करोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार रहना। अच्छा सर, और जो मेरी बाय डिफॉल्ट जो डिस्क है, डिस्क 0, अगर मैं उसका साइज चाहता हूँ कि 127 GB से ज्यादा हो, तो वो जी पॉसिबल है एक्सटेंड करना? बिल्कुल पॉसिबल है, यस कर सकते हैं आप। बट उससे तो डी अटैच नहीं कर सकते हम। आप मशीन बंद कर सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए, अच्छा, शट डाउन करके फिर कर सकते हैं। स्टॉप करिए, क्योंकि ओएस की हार्ड डिस्क आप चेंज कर रहे हैं ना, आप नॉर्मल हार्ड डिस्क डेटा के लिए तो कर नहीं रहे हैं। ओएस चलते हुए में अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो उसे ठीक ऑफ है, करके फिर वही सेम स्टेप फॉलो करना है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क को अगर आप चेंज करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हैं, जीयूआई के केस में मशीन को बंद करना पड़ेगा। टेम्पलेट के जरिए, जेसन लैंग्वेज के जरिए अगर आप ऐड करते हैं तो मशीन बंद भी नहीं करना पड़ेगा। आप चलती हुई मशीन को, उसकी हार्ड डिस्क को, ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क को 127 जीबी से जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। इसके वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क ओएस की हार्ड डिस्क बढ़ चुकी है, बट वो टेम्पलेट से होगा, जीयूआई से नहीं होगा। के लिए मुझे मतलब एक मशीन पहले से चाहिए होगी ना जिसका टेम्पलेट बना हो, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, आएंगे आएंगे उस टॉपिक पे भी आएंगे। तो ठीक। टेम्पलेट, एआरएम टेम्पलेट में आपको गाइड करेंगे कि कैसे मशीन को बिना बंद किए हुए हार्ड डिस्क को इंक्रीज किया जाता है, बिना डी अटैच किए कैसे हार्ड डिस्क को चेंज किया जाता है, उस पर भी बातें करेंगे। ठीक। यहाँ तक क्लियर डन करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है। लास्ट है अपने पास स्नैपशॉट, लगभग सभी को पता होगा स्नैपशॉट के बारे में। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन। दो हार्ड डिस्क इसमें पहले से थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टेम्परेरी, और एक हमने डेटा डिस्क ऐड की। इसने ओएस कंटेन कर रखा है, ये टेम्परेरी है, इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, और ये हम इसको बोल देते हैं डेटा हार्ड डिस्क है। हम अपने डेटा हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं। स्नैपशॉट इसलिए कि इन फ्यूचर कल कोई डेटा हमारा डिलीट कर देता है गलती से या जानबूझ के, तो हमारे इस पूरे हार्ड डिस्क का डेटा का एक छोटा सा स्नैपशॉट बना रहे हैं। यहाँ पे आपने डेटा डिलीट किया, स्नैपशॉट से फिर रीस्टोर कर लिया, और आपका जो भी डेटा डिलीट हुआ था ना, वो फिर से आपको मिल जाएगा। ये होगा रिकवर, ये होगा स्नैपशॉट। प्रैक्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे एक, स्नैपशॉट हेलो, खाली डेटा का होगा, वीएम का भी हो सकता है पूरी? दोनों का हो सकता है, वीएम का भी हो सकता है, डेटा का भी हो सकता है। वीएम का अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, और ये कैप्चर है, ये पूरे वर्चुअल मशीन की एक इमेज बना के रख देगा। जब जरूरत पड़े इसी से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। ये पूरा वीएम का स्नैपशॉट है। डेटा भी हमारा वो कर लेगा, मान लीजिए हमारा कोई डेटा है सीडी ड्राइव में, तो हाँ जी, उसमें वो वो भी आ भी आ जाएगा? जाए, वो भी आ जाए, इंक्लूडिंग बोथ। और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कुछ? बिल्कुल, एज्योर चार्ज चार्जेस तो करता है? स्नैपशॉट के देने ही पड़ेंगे। स्नैपशॉट का मतलब आप दूसरी हार्ड डिस्क में आप अपनी हार्ड डिस्क की कॉपी बना के रखना चाहते हैं, हम्म। तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया ना, डी ड्राइव का स्नैपशॉट, तो हम पूरी वीएम का ही ले लेंगे, डी का ही क्यों लेंगे फिर हम? देखो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें बिलिंग मंथ के एंड में बिल बताना पड़ेगा। कंपनी बोलेगी हमें वीएम का स्नैपशॉट की लेने की जरूरत नहीं थी,
अब इतना एक्स्ट्रा चार्जेस कौन देगा? तो जस्टिफिकेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना, हम उतना ही टास्क परफॉर्म करेंगे। हमें सब पता है कि हम इसकी वीएम का भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, हार्ड डिस्क का भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, बट हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि किसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, दोनों तरफ से हमें सोचना है। चलिए अभी हम अपने वीएम के अंदर एफ ड्राइव के अंदर 2-3 फोल्डर बना लेते हैं। हमने 4 फोल्डर बना दिए। अब ये चारों फोल्डर हमारे एफ ड्राइव में हैं। हम जाते हैं इस वर्चुअल हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट बनाने। डिस्क पे क्लिक किया, ये एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क थी 20 GB की, इसको ओपन करा लो। ओपन कराने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट ए स्नैपशॉट, क्लिक करो। नाम दे दीजिए क्लास स्नैपशॉट। 2 ऑप्शन है, इंक्रीमेंटल है और फुल है। तो हम यहाँ पे पहली बार फुल आपको स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा, हम एक भी डेटा लॉस नहीं करना चाहते। और इसको करेंगे रिव्यू और क्रिएट कर देंगे। स्नैपशॉट रेडी हो चुका है हमारा। अब आप चाहिए अपने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे, किसी ने गलती से या जानबूझ के आपसे ही ये आपके फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। रिसाइकिल बिन से भी हम इसको हटा देते हैं। चलिए जो भी अपने पास फोल्डर थे ना, वो सभी फोल्डर डिलीट हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इंपॉर्टेंट डेटा था, हमारा डेटा लॉस हो चुका है। बट अच्छी बात यह है कि आपने स्नैपशॉट बना रखा था। अब आप उस स्नैपशॉट से नई हार्ड डिस्क बना करके इसमें अटैच करेंगे और आपका जितना भी डेटा लॉस हुआ था वो आपको फिर से मिल जाएगा। चलिए रिस्टोर का मतलब देखते हैं। यहाँ पे टाइप करिए आप स्नैपशॉट, क्लास स्नैपशॉट के नाम से बनाया था, क्लिक करेंगे, क्रिएट डिस्क पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे आफ्टर स्नैपशॉट। बत्तीस GB इसमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है, हमें सिर्फ 20 GB चाहिए। क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क 20 GB की थी। ओके करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्रिएट कर देंगे। Our hard disk is ready to use। ओपन करेंगे वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टी, डिस्क में जाएंगे, अटैच एन एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, और इस बार हमें जो हार्ड डिस्क है वो सेलेक्ट करनी है जो अभी रिसेंटली आपने बनाया। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आफ्टर स्नैपशॉट डिस्क
पुरानी वाली हम कर देंगे डिलीट एंड सेव इट। नई हार्ड डिस्क फिर से अटैच हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमारा डेटा है। सभी डेटा आपके एज इट इज वापस आ गए। मतलब स्नैपशॉट की मदद से हम अपने हार्ड डिस्क का जो डिलीटेड डेटा है उसको आसानी से रिस्टोर करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिस्क मैनेजमेंट विद Azure वर्चुअल मशीन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आई नो दैट बहुत सारे स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ेंगे, बट आई होप कि आपको एजेंडा समझ में आ गया होगा, प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। हेलो बाकी रिकॉर्डिंग अपने पास रहेगी। हेलो हाँ जी, सर, हेलो। इसमें तो जैसे कि आज हमने स्नैपशॉट, हम जो भी डेटा उसमें अपलोड करेंगे ड्राइव में, तो उसका अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो उसका बैकअप तो नहीं होगा उसमें स्नैपशॉट। इसीलिए आपको इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा। ओके, अगर हमें मतलब वो तो वन टाइम हो गया, जैसे कि ये आपने जो क्रिएट किया ये तो आज तक का, जैसे कि आज तक का जो भी डेटा है उसका स्नैपशॉट बन गया। सपोज करो हाँ मैंने जी, कल कुछ नया फोल्डर अपलोड कर दिया या और कुछ डेटा मेरा है वो मैंने अपलोड कर दिया और वो डिलीट हो गया, तो वो तो जो हमने अभी आपने जो नॉर्मल स्नैपशॉट है उसमें तो वो नहीं जाएगा। नहीं, उसके लिए हमें जहाँ जब भी आपने अभी जो सेलेक्ट करा था वहां पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा था इंक्रीमेंटल, तो उस केस में हमें इंक्रीमेंटल वाला स्नैपशॉट क्रिएट करना है। बिल्कुल। ओके, इंक्रीमेंटल अगर हम स्नैपशॉट बना देंगे और उसके बाद हम अपने हार्ड ड्राइव है उसमें कोई भी डेटा अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो हमारा स्नैपशॉट है उसमें वो सिंक हो जाएगा। बिल्कुल। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म। बोल रहा हूँ सर कि हार्ड डिस्क का हार्ड स्टोरेज का मान लीजिए बैकअप स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, तो वीएम का नहीं लिया। वीएम अगर मान लीजिए करप्ट हो गया या वो मतलब कुछ हो गया, वो डिलीट हो गया या कुछ हो गया, तो हम उस टाइम में स्टोरेज को हम ला पाएंगे बैकअप को? एक बार फिर से बोलो। आई थिंक क्या है? स्टोरेज तो हमारा आ ही जाएगा ना, स्टोरेज का और वीएम का तो आई थिंक कुछ से वो है नहीं, वो तो हमने उसमें वीएम में अटैच कर रखा है डिस्क। वो तो अगर हमारा वीएम करप्ट हो जाएगा और तो हम उस केस में दूसरा वीएम क्रिएट करके उसमें अपना जो एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव है वो बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये बोल रहे हैं कि सर हमारा अगर वीएम करप्ट हो जाता है तो उस केस में हम्म, क्या हमारा जो डेटा बैकअप है वो आ जाएगा? तो मतलब वीएम करप्ट हो जाएगा तो हम अपना नया वीएम एक क्रिएट कर लेंगे और हमारा जो एग्जिस्टिंग डिस्क है वो उस वाले वीएम में अटैच कर देंगे, तो हमारा डेटा तो आई थिंक उस केस में लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं लॉस होगा क्योंकि आपकी वीएम डिलीट हुई, आपका डेटा और हार्ड डिस्क नहीं डिलीट हुई। यस। आप उसको रिकवर कर लेंगे दोबारा। अच्छा अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्टेप पे बात करते हैं। अगला स्टेप है इसमें वर्चुअल मशीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज लॉक। वर्चुअल मशीन के अंदर जो लॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ओपन वीएम प्रॉपर्टीज अगेन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लॉक का। ये क्या करता है, एक्सीडेंटल डिलीशन से हमारे वर्चुअल मशीन को बचाता है। ऐड पे क्लिक करिए, रीड ओनली है एंड डिलीट है। टेस्ट। रीड ओनली का मतलब कोई भी बंदा इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा, जिसके पास एडमिन का राइट है वो भी। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो इसका मतलब कोई भी डिलीट करने की कोशिश करेगा
तो ये वर्चुअल मशीन आपकी डिलीट नहीं होगी। सिर्फ VM ही नहीं, हर एक वर्चुअल मशीन, हर एक एज़्योर रिसोर्सेज में इस पर्टिकुलर सर्विस को इन्वॉल्व किया गया है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा सकें। दिस इज द लॉक, इसको आप कॉन्फ़िगर करके रखेंगे ताकि आप अपनी VM को एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा सकें। अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है पासवर्ड रीसेट। आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं, हमें क्या करना है, पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करेंगे। रीसेट पासवर्ड, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ऑप्शन है। रीसेट पासवर्ड क्या करता है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड फिर से चेंज करके नया बनाया जा सकता है। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, आप बोल सकते हैं हार्ड रीसेट, जो फैक्ट्री रिस्टोर मोड होता है, एज इट इज इसमें फैक्ट्री रिस्टोर मोड को रीसेट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से दिया गया है कि आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए और भूल चुके हैं कि आपने कौन सा चेंजेस किया है, कौन सी हार्ड डिस्क जोड़ी थी या कौन सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है। अगर वो चीजें आप भूल चुके हैं तो आप रीसेट कॉन्फ़िगरेशन करके आप अपनी वर्चुअल मशीन को डे 1 जिस दिन आपने VM क्रिएट की थी उस तरीके से इसको रीसेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रीडिप्लॉय का और रीअप्लाई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। रीडिप्लॉय कब करेंगे, जब आप वर्चुअल मशीन आपकी टर्न ऑन हो रही है। रीडिप्लॉय में क्या होता है, वर्चुअल मशीन आपकी टर्न ऑन है, 3389 पोर्ट भी एक्टिवेटेड है, पब्लिक IP एड्रेस भी आपको मिल रही है, बट आप अपनी वर्चुअल मशीन का RDP नहीं एक्सेस कर पा रहे। सब कुछ सही होने के बाद भी आप अपनी VM का RDP नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस केस में हम रीडिप्लॉय करेंगे। दूसरा ऑप्शन रीअप्लाई। रीअप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप VM को टर्न ऑन कर रहे हैं, बार बार टर्न ऑन फेल्ड बता रहा है। जितनी भी बारी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन करते हैं वो रेड एरर आकर के फेल्ड बता देता है। तो फेल्ड के केस में क्या होता है, जब आप VM को टर्न ऑन करने पर फेल्ड आए, उस केस में क्या होता है कि आप अपनी मशीन को रीअप्लाई करेंगे और रीअप्लाई में एज़्योर बैकएंड से आपकी सर्विस को रीसेट मार देगा और हमारी वर्चुअल मशीन विद इन 5 मिनट फिर से एक्टिवेट होकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। This is all about virtual machine management. सर एक बार जो लॉक के बारे में बताएंगे, लॉक कैसे हमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन से बताता है? एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन से आपने जैसे लॉक किया है अभी मशीन को, लॉक के ऑप्शन पे जाकर के हमने इसको डिलीट का लॉक कर दिया, डिलीट वाला आइकन ही लॉक कर दिया। ओके, लॉक है ये, मैं लॉक लॉक समझ रहा था, लॉक LOG वाला नहीं, लॉक लॉक समझ रहा था मतलब मैं। लॉग हमको अलग है भाई, लॉक लॉग अलग है, लॉग अलग। हाँ, ओके लॉक है मतलब हमें उसको लॉक कर दिया तो अभी हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब कोई भी बंदा इस मशीन को डिलीट नहीं कर पाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी इसमें कभी हम अप्लाई क्या होने क्या में और डिलीट भी हो जाती है। इसमें इसलिए क्या क्या थोड़ा कर सा सकते हैं इसमें हम, केवल लॉक ही कर सकते हैं या इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन होता है नहीं, और भी फंक्शन है, बस डिलीट ना हो जाए क्योंकि इसको अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, लॉक आपका अप्लाई हो चुका है, आप डिलीट कर रहे हैं बट ये वर्चुअल मशीन डिलीट नहीं हो पा रही क्योंकि लॉक लगा है। और क्या कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ओके ये तो हाँ लॉक के हाँ जी, हाँ ऑप्शन जी। में यहाँ पे देखो एक रिसोर्स लॉक है और एक सब्सक्रिप्शन लॉक है। रिसोर्स ग्रुप लॉक मतलब आप रिसोर्स, अपनी VM को दूसरे रिसोर्स ग्रुप में नहीं पहुंचा पाएंगे। ओके और अगर आप सब्सक्रिप्शन लॉक कर दिए तो इस सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में
माइग्रेट नहीं होगी वर्चुअल मशीन। दोनों क्लियर? ओके ओके यस। दो रिसोर्स ग्रुप आपने बना रखे हैं, ठीक है, बन सकते हैं 10 बना सकते हैं, हमारे पोर्टल के ऊपर कितने भी बनाया जा सकता है। ये आपने ABC के नाम से बनाया, ये आपने XYZ के नाम से बनाया। यहाँ पे करंट वर्चुअल मशीन की लोकेशन है, आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसमें पॉसिबल है, हो जाता है। बट अगर आपने लॉक लगा दिया, ठीक है, तो कोई भी इस मशीन को यहाँ से नहीं ला पाएगा दूसरे में मूव कराने के लिए। अगर सर हमें लॉक नहीं लगाया तो कहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करना हो, अगर हमें मशीन को? किसी भी रिसोर्स को मूव करने के लिए आप यहाँ पे देखिए रिसोर्स ग्रुप, ये नेम हो गया, ये मूव का ऑप्शन दिखा रहा है। ओके कहाँ पे ले जाना है? ये सोर्स हो गया है ना, ये सोर्स हो गया। चलिए सोर्स में कोई चेंजेस नहीं, और इसको हेलो हेलो आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ये मंजीत का आवाज नहीं आ रहा है। यस यस यस। सॉरी, वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। या यस सर, चलिए एक आपका बार फिर से वॉइस देखते नहीं हैं, आ। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है, आप मूव पे क्लिक करेंगे, ये आपका सब्सक्रिप्शन AG104, दिस इज योर सोर्स। डेस्टिनेशन क्या है आप यहाँ से डिसाइड कर लो, हम इसको रखना चाहते हैं एज्योर पॉलिसी में। नेक्स्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको हम प्रोसीड कर देंगे। VM सेलेक्ट किया, टाइम लगता है इसमें मूव होने में 5 से 7 मिनट, और आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। पेंडिंग वैलिडेशन। और ऐसे ही हम सब्सक्रिप्शन भी मूव कर सकते हैं ना? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई अलग चेंज। सब्सक्रिप्शन का भी डिस्क्रिप्शन में ही जाके होता है? हाँ, प्रॉपर्टीज में ही दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ये है ना, सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, MSDN, ये है मूव का ऑप्शन। ओके ओके। और एक सर ये थोड़ा सा आप इसको अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था मतलब। अवेलेबिलिटी सेट एंड जोन। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक्चुअली अभी वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट है, तो मे बी 10 मिनट में आ जाएगा। एक ब्रेक ले लें। ओके This conference will now be recorded. चलिए अवेलेबिलिटी सेट से बात करते हैं। अवेलेबिलिटी सेट के केस में क्या होता है, एक होता है अपडेट डोमेन और एक होता है फॉल्ट डोमेन। अपडेट डोमेन में 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी फॉल्ट डोमेन में 2 और अपडेट डोमेन में 5।
ये जो दो सर्विस है ना, ये बैकएंड की है, ये हमारे पास एज़्योर पोर्टल का वीएम। सर रिकॉर्ड एक नहीं हो मिनट, रहा सर। सर स्क्रीन, आपका स्क्रीन पे भी हमें ABC और XYZ का ही दिख रहा है अभी। आप ठीक है, सर आपकी व्हाट अबाउट अदर गाइस? नहीं स्क्रीन सर, दिख नहीं रही दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा वही ABC वाला। मतलब जो पुराना स्क्रीन है वही दिख रहा है, ABC और XYZ, जो आप वो रिसोर्स मूवमेंट वाला बता रहे थे वो वाला ही दिख रहा है। सेम सिचुएशन अभी भी? यस सर। चलो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप लोग स्टे रहिए इसी पे, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ।